वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ एलर्जी, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को पतला सा पानी आता रहता है और वो नाक के आगे बाद नाक के पीछे भी चला जाता है। ऐसे पेशेंट को साथ साथ में सुबह सवेरे छींकी। पेशेंट को कहा जाता है कि जिस चीज़ की वजह से एलर्जी है उस चीज़ से आप परहेज़ करें। जैसे एलर्जी है मिट्टी से, धूप से, गर्द गुबार से, आप उससे न परहेज़ करें। दूसरा, जिन पेशेंट को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हम करवाते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हो तो वो हम करवाते हैं। जैसे इन हिस्ट्री आपने ली, पेशेंट ने आपको सारा कुछ बता दिया, उसके बाद एग्जामिनेशन हम करते हैं नाक का। अच्छा, ये अगर बच्चे हैं, बच्चों में भी होता है, वो बच्चे जो मोस्टली थंब सकिंग करते रहते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो बॉटल फीडिंग इस्तेमाल करते रहते हैं, वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम ट्रीटमेंट जो है डिपेंड अपॉन डायग्नोसिस कि पेशेंट का ना डायग्नोसिस क्या है। एक पेशेंट की नाक की हड्डी की टेढ़ापन की वजह से है, अब उसमें आप वक्ती तौर पर मेडिकेट हम दे देते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ीशा नदीम है और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक अली शेख, जो कि एक ENT सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पे आए और हम आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है पोस्ट नेटल ड्रिप। इसमें इसके बहुत कॉमन जो हम सिम्टम देखते हैं ये कि मरीज़ बार बार अपने गले से इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिसको हम पोस्ट नेटल ड्रिप भी कहते हैं मेडिकल की टर्म में। तो आपके ख्याल में क्या है ये बीमारी और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? थैंक यू सो मच, इट्स प्लेयर टू मीट यू, बड़ा अच्छा लगा थैंक यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। एक्चुअली जो आपने कहा ना पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसे हम नाक से केरा भी कहते हैं। नॉर्मली जो नाक से साइनस में जो केरा होता है, जिसे हम म्यूकस सीक्रेशन कहते हैं, वो नॉर्मली नाक से बाहर की तरफ आती है, मगर चंद वजूहात की वजह से जब वो वही पानी नाक से पीछे की तरफ चला जाता है और वो साइनस से अल्टीमेटली पीछे की तरफ गले में जाता है, गले से अल्टीमेटली नीचे सांस की नाली में या बाज़ को खुराक की नाली में चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग। अच्छा, ये जो केरा गिरता रहता है नाक का गले की तरफ, तो ऐसे पेशेंट को बार बार ना गले में इचिंग होती है, गले में खारिश होती रहती है, बार बार पेशेंट को करते रहते हैं, खारिश करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट को ना क्रॉनिक कफ होती है, लंबे अरसे तक उनको खांसी चलती रहती है। ऐसे पेशेंट को फील होता रहता है, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई चीज़ ना गले में अटकी अटकी सी महसूस होती है, कोई चीज़ अंदर ना फंसी फंसी सी महसूस होती रहती है। अच्छा, बार बार वो गले को खारिश करते रहते हैं, इचिंग होती रहती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन उनको महसूस होती रहती है। और बाद पेशेंट को तो वो जब रेशा बहुत ज़्यादा यानी खुराक की नाली में मैदे में चला जाता है, तो बाद पेशेंट को दिल मतली सी हो जाती है, वोमिटिंग की महसूस होती रहती है। अच्छा, ये रेशा जब यहाँ पे होता है चेहरे के पास पास, ऐसे पेशेंट को सर में दर्द महसूस होता रहता है, आँखों के दरमियान सर में दर्द महसूस होता रहता है, आँखों के पीछे सर में दर्द महसूस होता है और सर जो है ना भारी भारी सा महसूस होता रहता है। ओके, तो सर इसकी क्या वजूहात इसकी क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वजूहात क्या एक इंटरनल फैक्टर्स की वजह से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं? अच्छा, जहाँ तक वजूहात आप पूछ रहे हैं कि इनके काजेज़ क्या हैं, उसमें देखा होता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ एलर्जी, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को पतला सा पानी आता रहता है और वो नाक के आगे बाद नाक के पीछे भी चला जाता है। ऐसे पेशेंट को साथ साथ में सुबह सवेरे छींकी, केरा, नाक में, आँखों में, तालू में, गले में, यानी कि खारिश वगैरह होती रहती है। दूसरा है कि साइनोसाइटिस की वजह से, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। यहाँ पे जो झिल्लियाँ होती हैं, मैक्सिलरी साइनस है, आँखों के दरमियान हमारे इस्माइड साइनसेस है, यहाँ पे फ्रंटल साइनसेस है, ये जो खोखली हड्डियाँ हैं वहाँ पे म्यूकस सीक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाती है, तो उस वजह से वो उनकी ड्रेनेज नाक के पीछे की तरफ चली जाती है, वो अल्टीमेटली गले की तरफ आ जाती है। तो ये जिनको साइनसेस का इशू होता है उनमें भी ये क्या यानी कि मुसल गिरता रहता है। अच्छा, वो चीज़ें जिनकी वजह से नाक बंद रहे, नाक के दरमियान जो नाक की हड्डी सेप्टम है वो टेढ़ा है, तो
तो एक साइड नाक बंद रहती है, जब बंद रहती है तो उस साइड पे ना साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं तो उनकी ड्रेनेज नाक के फिर पीछे की तरफ चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट को नाक बंद भी रहता है, मुस्तकिल सर में दर्द भी महसूस होता रहता है। तो नाक बंद होने की वजह से भी ऐसे पेशेंट को नाक से क्या पीछे पीछे गिरता रहता है, चाहे वो हड्डी का टेढ़ापन हो, चाहे वो गुदूद हो जिसे हम पॉलिप कहते हैं उसकी वजह से हो, या इवन नाक में जो गोश्त बढ़ जाता है उसकी वजह से भी नाक से क्या गिरता रहता है। दूसरा जो है वो पेशेंट जिनको ना मैदे का प्रॉब्लम हो, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, मैदे की एसिडिटी है, तेज़ाब, वो जाके गले को लगती है, उसकी वजह से गले में ना मुसलसल इचिंग होती रहती है, गले के पीछे छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस। अच्छा, जब भी वो फेरेंक्स के पीछे छोटे से दाने बन जाते हैं तो पेशेंट को इचिंग, पेशेंट को खारिश, पेशेंट को चीज़ अटकी अटकी सी महसूस होती रहती है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से भी हो जाता है। और वो पेशेंट जो मोस्टली कोल्ड ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऑयली तली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सोर खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये यानी कि ना प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ये सारे काजेज़ हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के। सर, अगर कोई भी पेशेंट अपने अंदर इस तरह के वार्निंग साइंस देखता है जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, थोड़ा थोड़ा सा उसको इस तरह का इशू हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? उसमें वो ये होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि जिस चीज़ की वजह से एलर्जी है उस चीज़ से आप परहेज़ करें। जैसे एलर्जी है मिट्टी से, धूप से, गर्द गुबार से, आप उससे न परहेज़ करें। दूसरा, जिन पेशेंट को रिफ्लक्स की वजह से हो जाता है, ओवर वेट है, तो हम उसको कहते हैं कि आप अपना वेट कम करें, आप मिट्टी, धूप, गर्द गुबार के पास ना जाएं। अच्छा, जिनको कोल्ड ड्रिंक से हो जाता है, ऑयली चीज़ों से हो जाता है, फास्ट फूड से हो जाता है, उसको हम कहते हैं आप इन चीज़ों से न परहेज़ वगैरह करें। तो नाक बंद रहता है तो उसको फिर हम मेडिकेट कर लेते हैं, साथ में स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कराते हैं जिससे नाक खुल जाए। उससे हम कहते हैं आप ग्रीन टी लें या ब्लैक टी लें, आप नाक को अच्छी तरीके से ना वॉश किया करें। जैसे 1 लीटर पानी, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, उसको भी नाक को अच्छी तरीके से नेज़ल डूशीज़ करते हैं हम, नाक को साफ़ करना होता है, उससे भी ना फिर वो क्या आना बंद हो जाता है। तो ये फिर हम पेशेंट को ना इमीडिएट रिलीफ के तौर पे हम कहते हैं। सर, आप इसको डायग्नोज किस तरह से करते हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं जिसे हम 80-90% हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से हम पूछते हैं, आपकी जो है ना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरे नंबर पे फिर हम लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हम करवाते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हो तो वो हम करवाते हैं। जैसे इन हिस्ट्री आपने ली, पेशेंट ने आपको सारा कुछ बता दिया, उसके बाद एग्जामिनेशन हम करते हैं, नाक का मुआयना करते हैं, नाक के पिछली जो रीजन है उसको मुआयना करते हैं, गले का मुआयना करते हैं, खुराक की नाली, सांस की नाली, उसको मुआयना करते हैं। एक दफ़ा हम क्लिनिकल एग्जाम करते हैं, उसके बाद फिर हम कैमरा से मुआयना करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। वो नाक के पीछे हम डाल देते हैं, उसमें हम नाक की पिछली जगह जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेजल स्पेस, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, फिर हम खुराक की नाली, सांस की नाली, ठीक है ना, टॉन्सिल्स, उसकी पीछे रीजन, बेस ऑफ टंग नीचे तक, वो सारी चीज़ों को एक दफ़ा हम क्लिनिकली देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। वो आप एक दफ़ा मुआयना कर लेते हैं। जिन पेशेंट्स में कोई नाक में अगर उदूद हो या गोश्त बढ़ा हुआ हो या उनको दायमी नज़ला ज़ुकाम हो, तो उसमें हम एक लेटेस्ट टेस्ट होती है जिसे हम सीटी स्कैन कहते हैं, नोज़ और पैरानेजल साइनसेस सीटी स्कैन फेस प्रोटोकॉल, वो हम साथ में करा लेते हैं कि यहाँ पे रेशा है, आँखों के दरमियान रेशा है, दिमाग के पास रेशा है, और ये रेशा कहाँ तक साइट और एक्सटेंड किया हुआ है। तो सीटी स्कैन कैमरा से मुआयना कर लेते हैं, पेशेंट से हम पूछ लेते हैं। तो ये चारों प्रोटोकॉल से कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने क्या देखा है कि किस एज ग्रुप के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, ये अगर बच्चे हैं, बच्चों में भी होता है। वो बच्चे जो मोस्टली थंब सकिंग करते रहते हैं, अच्छा वो बच्चे जो बॉटल फीडिंग इस्तेमाल करते रहते हैं, वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, वो बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, चिप्स, सलांटी, ये वो, तो उनमें भी चांसेस होते रहते हैं। बड़े जो हैं जो मोस्टली बाहर एक्सपोज होते रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्मोक में डस्ट में, पॉल्यूटेड माहौल में ज़्यादा एक्सपोजर हो, फीमेल के बनस्पत मेल में ज़्यादा होते हैं, उनमें भी ये ज़्यादा ना चांसेस होते हैं।
तो ये बच्चों में, बड़ों में, ठीक है ना, और ओल्ड एज में ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। अच्छा, और इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट जो है डिपेंड अपॉन डायग्नोसिस कि पेशेंट का ना डायग्नोसिस क्या है। एक पेशेंट की नाक की हड्डी की टेढ़ापन की वजह से है। अब उसमें आप वक्ती तो मेडिकेट हम दे देते हैं जिससे नाक खुल जाए, उसमें हम जैसे स्प्रे वगैरह दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन हम दे देते हैं, डीकंजेशन नेजल ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो साथ में उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, मेडिकली ट्रीट। मगर अगर उसकी केरा जो मुस्तकिल गिरता रहता है गले की तरफ, वो नाक की हड्डी टेढ़ापन की वजह से, तो नाक की हड्डी को सीधा किया जाता है। अगर गोश्त बढ़ा हुआ है तो उसको फिर हम लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, दायमी नज़ला ज़ुकाम है जिसे हम क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं, या पोलिप है, तो उसको फिर लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, उसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अच्छा, इसमें ना कट दिया जाता है ना टांका लगता है। जदीद कैमरा के थ्रू पे नाक का मुआयना किया जाता है, जहाँ जहाँ पे डिजीज़ होती है उसको ट्रीट किया जाता है। डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह को पेशेंट दाखिल हुआ, शाम को उसकी सर्जरी होगी, नाक बिल्कुल मोटर की तरह खुल जाता है और उसका साइनस का प्रॉब्लम वो भी सेट हो जाता है। तो एंडोस्कोपिक सर्जरी में नाक की हड्डी, दायमी नज़ला ज़ुकाम या नाक में गुदूद वगैरह हैं, उसको सर्जरी की जाती है। जो पेशेंट जिनकी एलर्जी की वजह से होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम स्प्रे, एंटी एलर्जिक, बाज़ पेशेंट में जो है ना वैक्सीनेशन वगैरह वो भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। उससे एलर्जी काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में रहती है। जो पेशेंट रिफ्लक्स की वजह से है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से, तो उसमें देखा जाता है वो जो लोग मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, उसको कहते हैं वेट रिडक्शन करें। उनको कहते हैं कि रात को खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का ना आपका वक्फा होना चाहिए। अच्छा, जब भी आप खाएं तो कोशिश करें कि ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड वो आपका ना हो। आप नाश्ते से पहले 4 गिलास पानी की पिएँ, 10 से 15 गिलास आपके पानी हो। वक्फे से आप थोड़ा सा खाना खाया करें। मगर ये जितनी भी पैकेट वाले जूसेस हैं, जितने भी आपकी कैफीन्स, कितनी भी आप शुगर वगैरह हैं, ऑयली चीज़ें, इनसे परहेज़ हो। जैसे रिफ्लक्स वगैरह आपका ना हो, तो जितना रिफ्लक्स कंट्रोल हो जाता है तो पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, आपसे मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि लोग जब प्रॉब्लम छोटी होती है तो वो उसको इग्नोर करते रहते हैं, वो उसके बारे में सीरियस नहीं होते। तो अगर वो इसको लॉन्ग रन में इग्नोर करते रहें तो इसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अल्टीमेटली? हाँ, डेफिनेटली। देखें, जिनको एलर्जी की वजह से है, अगर वो टाइमली उसको डायग्नोसिस नहीं करवाएंगे, कंसल्टेंट को दिखा के टाइमली उसको प्रिवेंटिव मेजरमेंट नहीं करेंगे, टाइमली उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो चांसेस होते हैं कि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जिसे हम कहते हैं दायमी नज़ला ज़ुकाम। एलर्जी की वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है तो कान और गले के दरमियान ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, उसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो कान के पर्दे के ऊपर सूजन हो जाती है, कान के पर्दे के पीछे रेशा जम जाता है, तो बच्चों में समाज के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुस्तकिल क्या गिरता रहता है तो बच्चों में नाक के पीछे गुदूद बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं एडिनोइड बढ़ जाता है, टॉन्सिल्स की साइज़ वो बढ़ जाती है। अच्छा, अगर वो क्या अल्टीमेटली छाती में मुस्तकिल गिरता रहता है तो ऐसे पेशेंट को दमे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एस्थमेटिक अटैक्स वगैरह हो जाते हैं। तो अच्छा, ऐसे पेशेंट को मुस्तकिल क्या गिरता रहता है तो पेशेंट मुस्तकिल ना सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, बच्चे ना कंफ्यूज से रहते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है। अच्छा, इवन बड़े जिनको नाक की मुस्तकिल बंद रहे तो वो भी बात भी करते हैं ना, जैसे नाक बंद हो, हाँ जी मैंने आपको कहा था, ऐसे फीस होता है, हाइपोटोन में आ जाते हैं, राइनोलेलिया हम कलेजा कहते हैं, नाक बंद रहता है। अच्छा, बंद की वजह से वो रात को मुँह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह लेते रहते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म में एजिटेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों? फ्रेश ऑक्सीजन नाक से नहीं जा रही, और इस वजह से आए दिन उनके गले के, चेस्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर उसको टाइमली इन्वेस्टिगेशन ना की गई, टाइमली उसको ट्रीट ना किया गया। थैंक यू सो मच सर, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया।